चलो स्टार्ट करते हैं। आज का रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सर्कल का 2 लेक्चर का ये था टॉपिक, और आज हम कवर कर लेंगे मेंस लेवल पूरा लगभग कवर होगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और ये बेसिक थ्योरी आपको आगे जाके एडवांस में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। ये मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें लगभग पूरी थ्योरी हम कवर करने वाले, ठीक है। तो आपको वही सेम चीज करनी है, घर जाके नोट्स को प्रॉपर्ली एक बार रिकैप करके डीपीपी नंबर 2 अटेम्प्ट कर लेनी। डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूंगा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वो प्रैक्टिस शीट भी कर सकते हैं। अगेन सारी चीजें विद सॉल्यूशन रहेगी, तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल कंप्लीट कर लिया था। आज वाले लेक्चर में ये रिमेनिंग टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। अगेन ऑल आर दिस इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर थोड़ा सा इजी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं कंपेरेटिवली टू द स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन, कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली चांसेस ज्यादा है बनने के, ठीक है। और सर्कल के बारे में मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, कभी भी अगर सर्कल का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना के प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद रखना है। कल के लेक्चर में हमने देखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक तो जनरल एक सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल या फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से सारे फॉर्मूला आपको रटे हुए हैं, ठीक है। सेंटर इसका हो जाएगा माइनस g माइनस f, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आया था एनीवन? और y इंटरसेप्ट अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ले लें 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। वेरी गुड, 2 रूट g स्क्वायर माइनस c, और वहीं पे y इंटरसेप्ट का मेरा फॉर्मूला 2 into रूट f स्क्वायर माइनस c। बहुत बढ़िया, 2 रूट f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। ये सारी चीज हमने देखी थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, जनरली ये टचिंग वाले क्वेश्चन आ जाता है, सर्कल टच करके जा रहा है, अगर x एक्सिस को टच कर रहा है a,0 पे, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ar। a,r, बहुत बढ़िया। और सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा है, टच करके जा रहा है मान लो r 0,b पे, इसका सेंटर हो जाएगा r,b। ये सारी चीजें हमने देखी थी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कह रहे थे। और दोनों एक्सिस को अगर टच कर देगा तो सेंटर क्या हो जाएगा? r,r। ओके, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में देखी थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आज की क्लास में रिमेनिंग टॉपिक को कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो, कहीं पे भी डाउट आता है अनम्यूट करके पूछ लेना प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, कंसंट्रेट होकर सुनते जाना। सम स्टैंडर्ड नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन बहुत ज्यादा काम आते हैं सारे फॉर्मूलेज में। अब सर्कल में जो भी मैं फॉर्मूले देखूंगा, इलिप्स हाइपरबोला में जो फॉर्मूले रिपीट होंगे, ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन। और 3 स्टैंडर्ड नोटेशन कौन कौन से मेरे? एस, S1 और टी। अब ये तो जहां जहां टी का मतलब टेंजेंट होता है, लेकिन ये फॉर्मूला टी कहीं पे भी यूज हो सकता है। कॉर्ड के लिए भी टी का यूज कर सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए भी टी का यूज कर सकते हैं। तो टी आपको समझना, टी का मतलब क्या, S1 का मतलब क्या, S का मतलब क्या। और ये हर सारे कर के लिए एप्लीकेबल है, सारे सेकंड डिग्री कर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एस मतलब अपने कर की इक्वेशन, तो जो भी कर की इक्वेशन होगी उस पूरी इक्वेशन को आप एस से डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लो सर्कल के केस में मेरा एस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये पूरी जो कर की इक्वेशन वो एस से डिनोट हो जाएगी। अब मान लो मैं किसी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे कोई पॉइंट है P जिसके रेस्पेक्ट में मुझे x1 और t निकालना है, वो पॉइंट है x1, y1। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर S1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो S1 की वैल्यू कैसे निकलेगी बता दो? सर पॉइंट पुट कर देंगे, x बस ये पॉइंट इसमें पुट अप कर देंगे, बहुत बढ़िया। x की जगह x1 को S1 निकालना है ना, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। x की जगह रिप्लेस कर देना x1 से, y की जगह रिप्लेस कर देना y1 से। जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आ सकता है, क्योंकि x1 y1 आपको पता होगा। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसी को हम डिनोट करेंगे S1 से। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, जहां जहां भी y है उसकी जगह y1 आ जाएगा। बस सिंपली आपको ये करना, तो यहाँ से आपके पास S1 का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा S1 का टर्म। अब जो t है, t इक्वल टू 0, टी अगर क्रिएट करना है तो t क्रिएट करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। तो t के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? उस पूरे कर्व में जो भी कर आपको दिया होगा, अगर उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर की x1, वेरी गुड। वाई स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? y1। बहुत बढ़िया, ये सबको याद है, बहुत अच्छी बात है। x की जगह रिप्लेस कर दोगे x प्लस x1/2। x1/2, वेरी गुड। y की जगह रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1/2। कांस्टेंट की जगह रिप्लेस कर देंगे
कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट ही रहेगा। बहुत बढ़िया। ये तो चलो इस सर्कल के काम हो गया, लेकिन कभी कभी जो बाकी कर्व आएंगे इलिप्स हाइपरबोला वगैरह, वहां पे एक्स वाई का भी टर्म कभी कभी आ जाता है। तो अगर एक्स वाई आ जाए तो एक्स वाई को कैसे रिप्लेस करते थे? एक्स वाई वन प्लस में वाई y1 एक्स प्लस y x1 बाय। बहुत बढ़िया, ये भी याद है आपको तो अच्छी बात है। तो ये पूरा टी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। टी अगर निकालना है आपको तो टी निकालने का तरीका क्या है? जो भी कर की इक्वेशन गिवन होगी, जो भी कर की इक्वेशन गिवन होगी, उसमें जहां पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा उसकी जगह लिख देंगे एक्स एक्स1। एक्स1 क्या है? जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं। अब ये पॉइंट कर पे भी लाई कर सकता है, कर के बाहर भी लाई कर सकता है, कर के अंदर भी लाई कर सकता है। जो भी फॉर्मूला आपको बनाना हो तो वहां पे अगर टी को रिप्लेस करना हो तो आपको ये करना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स1 रिप्लेस कर दोगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे एक्स एक्स1। जैसे मान लो ये पॉइंट है 5,4, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे 5x, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 4y, x की जगह x प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह y प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। एक्स वाई अगर कर की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म है तो उसकी जगह रिप्लेस होगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कर गिवन है, इसके लिए जल्दी से मुझे बता दो S1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दी से सब लोग प्रैक्टिस कर लो एक बार। S आपको दिया हुआ है, S1 कितना आ रहा है और T कितना आ रहा है। फॉर द कर्व S सर S1 3 है। 3 आ रहा है, ओके। और T फाइनल इक्वेशन बताना T की कितनी आ रही है। S1 3 आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का S1 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट पुटअप कर दे। देखो S1 निकालने के लिए पॉइंट क्या दिया आपको, 1, -1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1। फटाफट वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह x1, जहां जहां भी y है उसकी जगह y1, तो आ जाएगा 1 - 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 3। बहुत बढ़िया। और t निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे x x1 से। एक्स एक्स मतलब x1 की जगह 1 आ जाएगा, मतलब x से रिप्लेस कर दोगे। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे y y1 से, मतलब y1 की जगह -1 रखेंगे, -y। x की जगह रिप्लेस हो जाएगा x प्लस x1 बाई 2 से, तो वो रिप्लेस हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2। और y की जगह रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2, तो वो रिप्लेस हो जाएगा y माइनस 1 बाई 2 और कांस्टेंट एज इट इज। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। अब क्या था एक्स स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -y। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहला टर्म एक्स स्क्वायर था उसकी जगह x लिख दिया, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर था उसकी जगह -y लिख दिया, थर्ड टर्म क्या है x है, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 बाई और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो ये आपके आगे t की इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस 2। एलसीएम वगैरह लोगे सिंप्लीफाई कर लोगे। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, कहीं पे भी कोई दिक्कत है। देखो यही करना था, x की जगह x1, y की जगह y1, मतलब रिप्लेस वगैरह करके हो जाएगा। अब इसका कैसे यूज होगा फॉर्मूले में फटाफट देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, दोनों फॉर्मूला भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। एक सर्कल अगर है और एक पॉइंट है तो तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं एक सर्कल और पॉइंट में। ठीक है, जैसे एक सर्कल और लाइन में होता है, सर्कल और पॉइंट में, या तो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, या पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर से सर्कल की दूरी निकाल लो, सेंटर से सर्कल की क्या निकाल लो, दूरी निकाल लो। अगर ये सेंटर से सर्कल की दूरी, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आता है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ये दूरी अगर रेडियस से ज्यादा आती है मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, ये दूरी अगर रेडियस के बराबर आती है मतलब पॉइंट जो होगा सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और ये डिस्टेंस अगर रेडियस से कम आती है मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर लाई करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन? और इसे इसका फॉर्मूला भी होता है। आप क्या करो, S1 निकाल लो। S1 मतलब ये जो पॉइंट होगा P, जिसके बारे में मुझे पता करना है, ये जो पॉइंट है P, इसको कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, इसके रिस्पेक्ट में आप S1 निकाल लो। तो आपको ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है, अगर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब S1 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट को अगर अपन कर्व में रख देंगे मतलब S1 और सेटिस्फाई करना मतलब इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट सर्कल की क्या करेगा, ऊपर लाई करेगा।
S1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब सर्कल के बाहर लाई करेगा, और S1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 तो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। तो ये दूसरा तरीका, ये मेथड 1, या तो इससे पता कर लो। x1 एंड y1 को पुट करके निकाला है ना, s1 का देना। हाँ वही जैसा अभी अपन ने निकाला। S1 कैसे निकाला? तो x की जगह x1 लिख देना, y की जगह y1। S1 निकालने का जो तरीका है, उससे वैल्यू आएगी कोई ना कोई। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब सर्कल के बाहर, ये वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो सर्कल के अंदर, और ये वैल्यू अगर 0 हुई मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। क्लियर? हाँ है ना? यस ओके। एक पॉइंट का एक सर्कल से लीस्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस भी इसी तरह से, कि अगर मान लो ये पॉइंट है ये सर्कल के, तो ये देखो OP प्लस R और OP माइनस R। क्या बोला? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस सर्कल से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस, देखो लीस्ट कौन सा होगा? ये यहाँ पे वाला, ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का इस सर्कल से कौन सा डिस्टेंस होगा? लीस्ट डिस्टेंस। और इस पॉइंट का इस सर्कल से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस इस पॉइंट का इस सर्कल से, वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगा। यहां से अगर सर्कल पे ये पॉइंट ले लें और ये बाहर वाला पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये सर्कल से सबसे दूरी पे होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस किससे आ जाएगा? यहाँ पे ये रेडियस क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो OP प्लस R। ये OP डिस्टेंस में R क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा? OP में ये R अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, तो लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OP माइनस R। आया ना? बोलो। ठीक है, चलो ये वापस वही क्वेश्चन। क्या हो गया? डाउट है? मैं बोलो खाने वाला था आके, पर मैं हो ठीक गया है, लेट। अनम्यूट कर लो बेटा। ये सेम क्वेश्चन आया उसी पे, सर ठीक है? हाँ हाँ बोलो। सर एक छोटी चीज पूछनी है। जो S1 है, इससे हमें ये पता लगता है कि पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है अंदर है। ये डिस्टेंस के बारे में तो कुछ नहीं बताता ना? नहीं डिस्टेंस देखो, S1 है कि ना स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये बहुत सी जगह अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग जगह यूज होगा। जैसे सर्कल पॉइंट के रेस्पेक्ट में S1 की वैल्यू मुझे ये बताती है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा, या कुछ होगा। S1 और दूसरी जगह भी यूज होगा। जैसे मान लो अगर एक सर्कल है, ये टेंजेंट आपके डिलीट हो गया, लेकिन S1 यहाँ पे एक पॉइंट है P जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और इसकी वैल्यू मान लो x1, y1। तो इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, वो लेंथ का भी फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ S1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब वो S1 कहाँ पे भी यूज हो सकता है, आगे जाके और देखोगे और भी ऐसे फॉर्मूले जहाँ पे S1 का यूज हो रहा है। तो पहला यूज कहाँ पे था कि अगर एक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट की पोजीशन अगर मुझे डिनोट करनी है कि एक पॉइंट सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ होगा, 3 जगह हो सकता है, या सर्कल के बाहर हो सकता है, या तो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, या सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। तो वो हम S1 की वैल्यू से निकाल सकते हैं। S1 अगर पॉजिटिव हुआ तो सर्कल के बाहर, नेगेटिव हुआ तो सर्कल के अंदर, 0 हुआ तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है, ये लीस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सेंटर से P का डिस्टेंस निकाल लेना। एक बार R ऐड करोगे तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, R को सब्सट्रैक्ट करोगे तो लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। जुलाई 2021 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि लेट द R1 and R2 be the two radius of the largest and the smallest circle respectively which passes through the point this having center on the circumference of this। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, पढ़ो ध्यान से। R1 and R2 be the radius of the largest and the smallest circle which passes through the point this and having center on the circumference। एक सर्कल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है। अब बोला गया है कि आपको एक 2 सर्कल क्रिएट करने हैं जो कहां से पास कर रहे हैं? -4, 1 से पास कर रहे हैं, और सेंटर इस सर्कल पे लाई कर रहा है। सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? इस सर्कल पे। तो यहां से सर्कल को पास कराना और सेंटर इस पे लाई करना है। तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट, तो जो लीस्ट सर्कल होगा उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। आया ना? ये सर्कल, ये पॉइंट, तो उसका जो सर्कल क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ होगा, ये रेडियस हो जाएगी उसके लिए। एक सर्कल ये बनेगा जो लीस्ट रेडियस का होगा, ये वाला सेंटर C1, और एक सर्कल ग्रेटेस्ट रेडियस, तो ग्रेटेस्ट रेडियस वाला का सेंटर कहां पे होगा? यहाँ पे C2। उसके लिए मेरा सर्कल कौन सा हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगी।
इस रेडियस के हिसाब से आपको एक बड़ा सा कोई सर्कल बनाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, जो कि पॉइंट पी से पास कर रहे हैं। तो ये सेंटर C2, ये C1 है ना। दोनों की क्या Yes, निकालनी रेडियस, तो ये रेडियस R1 हो जाएगी और यहां से लेके यहां तक रेडियस क्या हो जाएगी R2। इस R1 बाय R2 को आपको रेशियो पूछा, ये जेई का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वो था उन्होंने इसको इस तरह से अप्लाई करवा दिया। R1 बताओ कैसे निकालोगे, ये मान लो O है। ओपी में से R माइनस करके ओपी में से उस ये वाले सर्कल का R क्या कर दोगे माइनस, तो ओपी में से R माइनस हो जाएगा, तो पहले की रेडियस आ जाएगी, है ना। यस सबको समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है। और R2 कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल की रेडियस ओपी प्लस R OP प्लस R। ओपी प्लस बस यही करना है, OP प्लस और इन्हीं का रेशियो आपको पूछा है, आराम से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखो ये था और उसको इस तरह से अप्लाई करवा दिया। अब ऐसा क्वेश्चन जेई में फिर से आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट डिस्टेंस। ग्रेटेस्ट के लिए OP प्लस R, लीस्ट के लिए OP माइनस R। OP क्या है, पॉइंट और जो गिवन सर्कल है उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ओके, अब रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू सर्कल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक सेकेंड ना, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, हेलो, यस ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा आपको बोसी बार सर्कल, एक क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे। बोसी बार क्या होगा, एक सर्कल में बेसिकली क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, उन दोनों सर्कल के बारे में बोलेंगे कुछ दे देंगे सर्कल की इक्वेशन। अब हमें ये पता नहीं रहता है कि वो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दूर दूर है, एक के अंदर एक या अंदर से टच कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, सर्कल के बाहर लाई कर सकता है, सर्कल के अंदर हो सकता है। वैसे दो सर्कल के बीच में से 5 रिलेशन हो सकते हैं, या तो दोनों सर्कल दूर दूर हो, या दोनों एक दूसरे को टच करके जाए, या इंटरसेक्ट करें, या इंटरनली टच करें, या इंटरनली एक दूसरे के अंदर। तो ये 5 तरह के रिलेशन सर्कल में हो सकते हैं। अब अपन को क्वेश्चन में सिर्फ सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, उस दोनों इक्वेशन को देख के मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी वो कंडीशन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। ठीक है, जैसे Yes, मान लो sir. मुझे एक सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, x² + y² - 2x + 4y + 5 = 0। ये एक सर्कल है C1 मान लो, और ये सर्कल C2 में को कोई दे दिया x² + y² - x - 5y + 8 = 0। अब ये दो सर्कल है, अब इन दोनों सर्कल को मैं कैसे पहचानूं कि इसमें से पांचों में से कौन सा केस बनेगा। ये दो सर्कल की इक्वेशन मुझे दे दी, अब मुझे ये पहचानना है इन पांचों में से कौन सा केस बनेगा। तो आप बताओ क्या तरीका होगा, कैसे अपन डिफरेंशिएट करें। रेडियस निकाल सर सकते हैं। दोनों का सेंटर और रेडियस निकाल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस देख लो, अगर Correct. रेडियस से ज्यादा आ रहा है। हाँ, आप क्या करो, दोनों सर्कल का सेंटर निकाल लो। सबसे पहले मान लो फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है C1, सेकंड वाले का सेंटर का कोऑर्डिनेट है C2। जैसे फर्स्ट वाले का सेंटर कितना हो जाएगा 1, -2, सेकंड वाले का सेंटर कितना हो जाएगा 1/2, 5/2। ठीक है, आपने दोनों सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आप ये C1 C2 डिस्टेंस निकाल लो। C1 C2 क्या निकालो, डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। ये कोई ना Yes, कोई sir. वैल्यू आ रही होगी, ये कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अब ये C1 C2 की वैल्यू, अब मान लो फर्स्ट वाला केस है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस, ये है R1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R2। तो अगर मैं R1 + R2 करूंगा, दोनों सर्कल की रेडियस को अगर मैं ऐड करूं और ये C1 C2 के साथ कंपेयर करूं, तो बताओ कौन सी ग्रेटर होगी, C1 C2 डिस्टेंस ग्रेटर होगा कि R1 + R2 ग्रेटर होगा? C1 C2 C1 C2 ग्रेटर होगा ऑफ कोर्स। तो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से अगर ग्रेटर है तो मेरा फर्स्ट केस आएगा, ये पहली कंडीशन आएगी इस वाले सर्कल की। क्या इस बात समझ में आई? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है यस सर। ना? दोनों सेंटर के, C2 को इंटू करके देख रहे हैं। नहीं इंटू नहीं है, वो डिस्टेंस है। जैसे ए बी डिस्टेंस होता है ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या लिखते हैं अपन, ए बी लिखते हैं ना। वैसे C1 C2 दो पॉइंट है, उनका डिस्टेंस है, क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स C1 एंड C2, क्लियर है? Yes, है sir. ना? ओके, तो ये C1 और C2 दो पॉइंट के बीच की दूरी
दोनों सेंटर के बीच की दूरी अगर R1 और R2 के सम से अगर ग्रेटर हुई मतलब दोनों सर्कल दूर दूर होंगे। अब बताओ तो सेकेंड वाली की कंडीशन क्या आएगी टच करने के लिए? इक्वल होंगे दोनों। हाँ, C1 और C2 दोनों दोनों सेंटर की दूरी R1 प्लस R2 की क्या होगी? बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सबको Yes, क्लियर आ रही sir. है? बताओ। हाँ, और थर्ड वाले की कंडीशन क्या आएगी? लेस देन Less than. लेस देन। C1 C2 दोनों सेंटर की दूरी इज लेस देन R1 प्लस R2। हाँ, है ना? ठीक है, तो अगर दोनों की रेडियस पता है तो दोनों रेडियस का सम और दोनों के सेंटर की दूरी से हमको पता चल जाएगा ये। इसकी कंडीशन क्या होगी फोर्थ की? सर C1 C2 R1 से भी R1 के इक्वल होगा, नहीं R1 से छोटा होगा। नहीं नहीं, R1 से छोटा होगा, हाँ ये बोल सकते हो। सर C1 का सेंटर C2 पे लाई करना चाहिए। लेकिन C1 C2 का देखो R1 से छोटा होगा तो उसके लिए उस केस में तो ये भी कंडीशन लाई कर सकते हैं। देखो C1 C2 का दूरी R1 से छोटी हो सकती है, तो उसको वो सिंगल केस में तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। मुझे एक यूनिक कंडीशन बनानी जो इसी केस के लिए हो। सर जो C1 का जो सेंटर रहेगा वो C2 पे सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, दूर दूर भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी दूर है। इसको तो डायग्राम से समझाता हूँ, रुको एक बार डायग्राम अच्छे से एक और बनाता हूँ। मान लो एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर है C1। एक और सर्कल बनाता हूँ, टच करता हूँ। ये सेंटर है C2। अब बताओ C1 C2 और R1 R2 में रिलेशन देखो। ये C1 C2 है ना? बोलो। Yes, sir. यहां से लेके यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी? R1। Yes, sir. यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? R2। है ना? अब बताओ क्या दिख रहा है आपको? ये जो डिस्टेंस C1 C2 हुआ ये किसके बराबर होना चाहिए? R1 minus R2. वेरी गुड, R1 माइनस R2। है ना? दिख गया? यस सर। ओके, तो अगर इंटरनली टच करेगा तो देखो ये डिस्टेंस R2 है, ये सेकंड सर्कल का रेडियस R2। यहां से लेके यहां तक तो R1 में से R2 माइनस करूंगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इंटरनली टच करने के लिए C1 C2 कितना होना चाहिए? R1 माइनस R2। हाँ, है ना? यस बोलो। ओके, और इसके लिए अब बस इसी से लेस होना C1 C2 जो होना चाहिए। अब देखो ये थोड़ा और अंदर खिसक गया, तो C1 C2 शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन? Less than. लेस देन R1 माइनस R2। है ना? देखो यहां तक डिस्टेंस कितना था? R1 माइनस R2 के बराबर। अब ये सर्कल थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो C2 और कम हो जाएगा R1 माइनस R2 से। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये 6 के 6 कंडीशन, 5 के 5 कंडीशन आ गई। इनको आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाली कंडीशन C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की दूरी, C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दोनों सर्कल के सेंटर, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 तो फर्स्ट कंडीशन, इक्वल टू R1 प्लस R2 तो सेकंड कंडीशन, लेस देन R1 प्लस R2 तो थर्ड कंडीशन, R1 R2 डिफरेंस ऑफ द R1 R2 के बराबर तो फोर्थ कंडीशन, लेस देन R1 माइनस R2 तो फिफ्थ कंडीशन। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो सब लोग। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको और इसका आंसर बताओ ABCD में से क्या आएगा।
क्या आ रहा आंसर? डी। सर डी आ रहा है सर। एक्सटर्नली मतलब ये होता है ना कि एक एक पॉइंट पे टच करें, मतलब वो इक्वल वाला C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है फिर से। लेट C be the circle center 1, 1 having radius 1, T be a circle center 0, y passing through origin, ठीक है, and touching the circle C externally, हाँ externally मतलब बाहर से ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है C, जिसका सेंटर है 1, 1, ठीक है, रेडियस है 1, रेडियस भी कितनी गिवन है इसकी, रेडियस है R1 की वैल्यू 1 और ये सेंटर है मान लो C1। दूसरा सर्कल है T, जो इसको टच करता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करता है मतलब इस तरह से, जिसका सेंटर अपन मान लेते हैं C2। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है अपन को, 0, y, और रेडियस के बारे में कुछ बोला हो क्या? नहीं बोला, तो R2 एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो पूछा क्या है, रेडियस ऑफ T पूछा गया है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दोनों सर्कल के बीच की दूरी अगर एक्सटर्नली टच कर रही है तो C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की दूरी किसके बराबर होगी? R1 प्लस R1 प्लस R2 के बराबर। वेरी गुड। अच्छा, ये सर्कल के बारे में एक और चीज बोली गई है, ये सर्कल ओरिजिन से भी पास करता है, ये सर्कल ओरिजिन से भी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हाँ, C2 की। वेरी गुड। हाँ, अब देखो अननोन यहाँ पे क्या है, y अननोन है, बाकी सब चीजें दिख रही है, तो C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y 1 प्लस 1 2। तो ये C1 C2 का डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। R1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1 के बराबर। R2 कैसे निकाले, बोलो, R2 कैसे निकाले? सर सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते वेरी हैं। गुड, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपका 0, y, इसका डिस्टेंस, सर्कल पे एक पॉइंट है ओरिजिन, ये डिस्टेंस निकालने था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट पता था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर कितने बराबर, y के बराबर आएगा, है ना। यस सर। और वैसे भी देखो y एक्सिस को टच कर रहा है, अरे बोलो, ये तेरंगो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। हाँ, y एक्सिस को टच कर रहा है 0, y पे, तो जो सेंटर का ये रेडियस के बराबर, जो सेंटर का जो सॉरी, ये सेंटर दिया हुआ था, टच थोड़ी कर रहा था, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको 0, y दिया था और पास कर रहा था ओरिजिन से। तो अगर सेंटर y एक्सिस पे है ना, और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस वही सेंटर का कोऑर्डिनेट के बराबर, तो आर रेडियस और y क्या होगा, सेम होगा। चलिए सेम आ भी गया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे क्या y आ जाएगा, और y ही क्या है, सर्कल का रेडियस है ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जिसका भी लोकस हम निकालते हैं उसको क्या मानते, कल बताया था लास्ट क्लास में, जिसका भी लोकस निकालना उसको क्या अज्यूम करोगे, पॉइंट को H और K। एच कॉमा। वेरी गुड, तो हमें एच कॉमा के में रिलेशन डेवलप करना है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली दिस सर्कल, तो ये सर्कल किसी और सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, जिसका सेंटर और रेडियस भी मैं निकाल सकता हूँ, इक्वेशन पता है, सेंटर रेडियस भी पता है, मतलब सेंटर है 3,3, रेडियस आप निकाल लेना। एंड ऑल्सो टचेस y एक्सिस, ये सर्कल y एक्सिस को भी टच करता है, ठीक है। तो सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है तो हमें क्या पता है, अगर y एक्सिस को टच करता है तो 0, y। नहीं नहीं नहीं, y एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर क्या होगा, y एक्सिस को, y देखो मुझे ये नहीं पता y एक्सिस को कहां पे टच करता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, उसका सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो रेडियस के बराबर होगा। y एक्सिस को मान लो, जहां पे y एक्सिस को मान लो सेंटर क्या माना अपने, k माना, तो y एक्सिस को k पे टच कर रहा होगा, है ना। तो सेंटर का मुझे ये तो पता है x कोऑर्डिनेट तो r के बराबर हो जाएगा, बोलो। यस सर। अगर y एक्सिस को टच करता है तो मुझे इतना पता है कि अगर मान लो सर्कल C2 इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R1, तो सर्कल अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो मुझे ये पता है जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर होगा, है ना। ठीक है, अब कैसे भी करके h और k में रिलेशन डेवलप करना है, क्या करें बताओ जल्दी से। सर C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 लगाएंगे। बहुत बढ़िया, एक्सटर्नली टच कर रहा तो ये कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं,
C1 C2 इक्वल टू आर, देखो C1 C2 मतलब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा। R1 रेडियस पहले का गिवन है, कितना रेडियस तो निकाल सकते हो आप, आया ना फर्स्ट का, सर्कल की इक्वेशन पता तो रेडियस निकल जाएगा। और R2 क्या मानेंगे, R2 की जगह अपन ने क्या माना है, h आ जाएगा। यस सर। ये देखो सॉल्व हो गया, खत्म। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था, देखो यहीं से इजीली सॉल्व हो गया। R1 तो आप निकाल लोगे फर्स्ट सर्कल की रेडियस फॉर्मूले से, और सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था दूसरा, कि भाई y एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो सेंटर का y x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। बोलो, नहीं आ रही बात समझ में, आ गई सर। डाउट आए पूछ लेना। फैमिली ऑफ सर्कल्स, अब देखो फैमिली ऑफ सर्कल ऐसा तो लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं कभी कभी। कैसे यूज कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन कैसे देगा ध्यान सुनना। क्वेश्चन ऐसे बोले, क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि फैमिली ऑफ सर्कल इसमें लगाओ, अगेन आपको खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इसमें फैमिली ऑफ सर्कल लग सकती है। कैसे लग सकती है, बोलेगा अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल, अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड अ लाइन। तो ऐसे सर्कल जो किसी दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हो, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को। ऐसा सर्कल जो एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, ऐसा सर्कल जो एक लाइन और एक पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। इस तरह के अलग अलग कंडीशन अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे ये सोचना कि कहीं ना कहीं इसमें फैमिली ऑफ सर्कल लग सकती है। फैमिली ऑफ सर्कल कॉन्सेप्ट क्या, बहुत आसान है, ध्यान समझना। ये मान लो आपको बोलता है कि दो सर्कल अपन को गिवन है, दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सर्कल ये मान लो, ये पहला सर्कल है, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट सर्कल को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, और एक और सर्कल है जो इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है, और सेकेंड सर्कल को मैं मान लो एस डैश से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, दो सर्कल की इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब वो सर्कल हो सकता है इंटरसेक्ट करे, हो सकता है टच करके जाए, जो भी है। अब मेरा जो सर्कल है वो दोनों के इंटरसेक्टिंग से पास करना चाहता है। मेरा जो सर्कल है, दोनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब वो या तो ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है वो ऐसा हो, या फिर हो सकता है वो ऐसा हो। दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो हैं, जो येलो वाला सर्कल और ब्लू वाला सर्कल, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दो पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, सर बहुत सारे। इनफाइनाइट। ये तो हमने क्लास 10th में भी देखा था कि दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है ना, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है, लेकिन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो देखो ध्यान समझना, कहने का मतलब क्या था कि मेरे को दो गिवन सर्कल थे, एस और S1, एस या एस डैश। उन दो गिवन सर्कल से के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो जितने भी मैंने ये व्हाइट वाले सर्कल बनाए, ये व्हाइट वाले सर्कल कौन से हैं, ऑल दिस व्हाइट सर्कल आर व्हाट, आर द सर्कल्स passing through the intersecting point of C1 and S and S dash। ठीक है, अब ये जितने भी सर्कल का कलेक्शन, ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, तो इन सारे कलेक्शन को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। इन सारे कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फैमिली। और सारे सर्कल ये, इसलिए इसको क्या नाम दिया, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक, मान लो उसमें से कोई भी, अब ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, उन सर्कल को मैं जनरल फॉर्मेट में मुझे लिखना है, उन सर्कल की इक्वेशन, जो जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल है उनकी इक्वेशन अगर मुझे लिखना है जनरल फॉर्मेट में, तो उन फैमिली ऑफ मतलब जितने भी व्हाइट सर्कल है, व्हाइट सर्कल कौन से हैं, जो येलो और ब्लू वाले के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सर्कल का कलेक्शन जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी से, उन सारे सर्कल को मैं बोलूंगा फैमिली ऑफ सर्कल। उनकी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा, वो हो जाएगा एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0, एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग टाइप के सर्कल मिलते हैं। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के सर्कल। आ रही बात समझ में। लैम्डा, अब ये लैम्डा निकालने के लिए हर बार क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दे देगा, बताना फिर से। है ना। लैम्डा निकालने के लिए आपको हर बार कोई ना कोई कंडीशन दे देगा, आपको उससे लैम्डा आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, अभी क्वेश्चंस भी मैं करूंगा, घबराओ मत, सुनो बस ध्यान से, कि फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, अब इसमें और भी कंडीशन बनेगी, बस आपको क्वेश्चन में इसी तरह से वो देगा कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन अगर अज्यूम करनी है, तो मैं अज्यूम क्या करूंगा, एस प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0। एस मतलब पहले सर्कल की इक्वेशन, एस डैश मतलब दूसरे सर्कल की इक्वेशन, यहाँ पे एक लैम्डा लगा देंगे।
अब वो बोलेगा कि वो जो मेरा पर्टिकुलर सर्कल है वो 1,2 से पास करता है, तो मैं 1,2 इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा, लैम्डा निकाल लूंगा। ठीक है, एक और कंडीशन समझना। एक सर्कल, अब मुझे बोला कि एक सर्कल है और इस बार दूसरे सर्कल नहीं दिया, उसकी जगह एक लाइन दे दी, तो मुझे इस बार दो कंडीशन क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, इसको मैं एस बोल देता हूं, और एक लाइन गिवन। अब मेरी जो फैमिली, मेरा जो सर्कल है वो इनके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पास कर रहा है, तो अगेन इन दो पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे, उन सारे सर्कल को अगेन मैं क्या बोलूंगा, फैमिली ऑफ सर्कल। उन सर्कल की जो इक्वेशन मुझे निकालनी है अगर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार, एस प्लस लेमडा, एस डैश की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, इक्वल टू 0। एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? सर लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी अलग से? लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन में सीखूंगा मैं। देखो लैम्डा क्या मतलब क्या है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग व्हाइट वाले अलग अलग सर्कल मिलेंगे, समझ में आ रहा है? ऐसे व्हाइट सर्कल बहुत सारे है ना, है ना, तो ये लैम्डा क्या एक पैरामीटर है, और लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग सर्कल मिलेंगे, लेकिन मेरे को जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके लिए मेरे को कंडीशन देंगे, वहां से मैं लैम्डा निकालूंगा, अभी आएंगे उस चीज पे। ठीक है, लेकिन आपको अभी ये सीखना है कि कभी भी अगर इक्वेशन अज्यूम करनी है तो इक्वेशन कैसे अज्यूम करोगे, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो, हाँ है ना? ठीक है, एक कंडीशन और देंगे Yes, sir. आपको, बोल देंगे कि लाइन है, चलो इसको मैं अगले पेज पे लेता हूँ। अरे sorry। एक कंडीशन और कभी कभी ऐसे दे देंगे, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन आपको दे दी एल इक्वल टू 0, इस लाइन पे एक पॉइंट दे दिया पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, अब अगेन एक फैमिली बनेगी, बोला कि एक सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ पॉइंट 5,4। अब लाइन की इक्वेशन दे देंगे और एक पॉइंट दे देंगे। अब मेरे जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहे इस पॉइंट पे, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल अगेन हो सकते हैं, मान लो ये हो, ये हो, ये हो, आया ना? बोलो, ऐसे बहुत सारे सर्कल, अगेन ये एक फैमिली हो गई। इस फैमिली की मुझे इक्वेशन जनरल फॉर्मेट में लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा, ध्यान समझना। इस बार मेरे पास क्या है, लाइन और एक पॉइंट। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इस पॉइंट की मदद से हम एक सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, सर्कल ऑफ 0 रेडियस। पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, 0 रेडियस का सर्कल, है ना? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हम क्या अज्यूम कर लेंगे, x1 y1, और रेडियस क्या अज्यूम कर लेंगे, 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंटर है x1 y1, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये सर्कल S हो गया। तो उस पॉइंट की जगह मैं क्या कर लूंगा, सर्कल कंसीडर कर लूंगा जिसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, 0। अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब सर्कल से पास कर रही, लाइन को टच कर रही है, तो S प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। एल तो ऑलरेडी, एल मतलब लाइन की इक्वेशन, और एस मैंने क्या अज्यूम कर लिए, उस पॉइंट को मानते, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए 0 रेडियस का एक सर्कल कंसिडर कर लिया। ठीक है, चलो ये देखो, ये पहला कॉन्सेप्ट, एनी सर्कल। अब देखो यहाँ पे सर्कल और लाइन से पास होने वाला, तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। देखो सर्कल की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे, एस, एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये एस हो गया, प्लस लेमडा एल, एल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लेमडा की अलग अलग वैल्यू आपको कंडीशन देंगे क्वेश्चन में, उससे लेमडा निकल जाएगा। आपको बोलेंगे कि मेरा जो सर्कल है वो 3,2 से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, 3,2 से पास कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 3, y की जगह 2 रख दूंगा इस इक्वेशन में, मेरे सर्कल की इक्वेशन में, तो यहां से मेरे पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू में वापस पुट अप करूंगा तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, गिवन सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो निकालना है मुझे, आया ना? नहीं आया समझ में थोड़ा बहुत भी? आ गया सर। सबको समझ में आया? आपको अभी के लिए ध्यान रखो, हाँ, एस देखो, दो सर्कल से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0। एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग से पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, जनरल इक्वेशन एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। एक लाइन और एक पॉइंट को टच करते हुए अगेन एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। अब लेमडा निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, पढ़ो इसको ध्यान से, सॉल्व करो और बताओ इस आंसर क्या आएगा। सब लोग ट्राई कर लो एक बार।
ठीक है, चलो मैं सिखा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे बोला नहीं फैमिली ऑफ द सर्कल का क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद करा तो आपको लॉजिक आ गया है, लेकिन आप एग्जाम में आपको बताएंगे नहीं क्या लॉजिक बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। एक लाइन है और एक सर्कल है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे, तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जो कि अब वो पर्टिकुलर सर्कल, अब देखो ऐसे होंगे तो बहुत सारे सर्कल, उसमें से कोई एक सर्कल मेरे को जो निकालना है वो 3,4 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन, तो इस सर्कल की इक्वेशन आप क्या अज्यूम करोगे, बताओ, बोलो क्या अज्यूम करोगे। एस प्लस लैम्डा एल। हाँ, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 है ना। एस मतलब ये वाला सर्कल और एल मतलब ये वाली लाइन जहां से मेरा सर्कल पास कर रहा था। एस मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9 है ना, देखो ध्यान से, बोलो। प्लस लेमडा टाइम्स एल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब लेमडा कैसे निकालें, थ्री और फोर पुट कर देंगे। वेरी गुड, 3,4 पुटअप कर देना, लेमडा आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 माइनस 9। किसी ने लेमडा निकाला है तो बताना कितना आ रहा है, -8/3। वेरी गुड, -8/3। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से -8/3। अब सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, व्हाइट वाले सर्कल की, सही, लैम्डा जो फर्स्ट आएगा तो पुट उसको कर शिफ्ट देंगे, कर एक्स और वाई रहने देंगे। इसमें यहाँ पे पुटअप कर देंगे लेमडा की वैल्यू। तो मेरे जो गिवन सर्कल है, ये मान लो एक सर्कल मुझे इसकी मुझे निकालनी थी, एस डबल डैश बोल देता हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, इसमें पुटअप कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा, लेमडा की जगह क्या पुटअप कर देंगे, -8/9 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे गिवन सर्कल की इक्वेशन, ये मेरा आंसर है। देखो अब आगे कॉन्सेप्ट समझ में, फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या एक्चुअली में, यस सर। सबको क्लियर है। सर आपको क्वेश्चन से जज करना होगा कि यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल अप्लाई हो रहा है। अब कभी लाइन और सर्कल से पास कर सकता है, कभी 3,4 जो पॉइंट है वो उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हाँ बिल्कुल, तो इसे एस एंड एल में क्यों पुट कर दिया। क्योंकि मैंने उस सर्कल की इक्वेशन यही तो अज्यूम करी है, मैंने यही तो बोला है कि जो भी मेरा जो सर्कल है वो 3,4 से पास करता है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल है उसकी इक्वेशन यही होगी। जो सर्कल की इक्वेशन मुझे निकालनी है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस लेमडा एल होगी ना। तो इसी सर्कल की इक्वेशन तो मैंने ये मानी है, जो सर्कल मुझे निकालना है उसकी इक्वेशन मैंने क्या मानी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। ओके, तो जिस सर्कल की इक्वेशन मुझे निकालनी है उसकी इक्वेशन ही हमने क्या मानी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन, क्योंकि वो इस लाइन और इस सर्कल से पास करो। दूसरी कंडीशन क्या थी, वो 3,4 से पास करता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि उसी सर्कल की इक्वेशन तो है ये। तो उससे अपन ने लेमडा निकाला और लेमडा की वैल्यू वापस वहीं रख दी, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये पढ़ो, चलो पढ़ो पढ़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी, ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं, मेंस एडवांस दोनों में। करो ट्राई इसको, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक बार देखो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लो ट्राई। डायग्राम बनाओ, अपने आप चीजें क्लियर होगी। सर इसमें पिछले वाला कौन सा लाइन और सर्कल दे रखा है फिर। अरे भाई पूछा नहीं मैंने, आप अप्लाई करो, एबीसीडी आंसर क्या है बताओ, बताना नहीं आंसर अभी, सब लोगों को ट्राई करने दो। आप सब लोग ट्राई करो, सॉल्व करो, जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिखो, प्रॉपरली कैलकुलेशन करना।
सब लोग ट्राई करना। सी आ रहा है? Y equal to 2x is a chord of the circle this, then the equation of the circle whose diameter is this chord. तो डायग्राम अगेन जो पहले लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में बोल रहा हूं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल बना दिया जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। इस सर्कल को सपोज मैं नाम देता हूं एस, ठीक है। इस सर्कल में कॉर्ड भी है, ठीक है। उस कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2x, तो इसको मैं बोलता हूँ y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो लाइन क्या हो जाएगी मेरी L, y माइनस 2x, ये मेरी लाइन होगी। इसको इधर भेज दे, किधर भी भेज दो, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, लाइन हो गया। अब बोला गया है कि मेरा जो सर्कल है वो इस कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो मेरा गिवन सर्कल है। तो जो मेरा सर्कल होगा वो इस कॉर्ड को डायमीटर मानते, तो जो भी सर्कल मुझे निकालना वो मैं डॉटेड बना रहा हूँ। ये जो रेड सर्कल है, इस कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, एक ही सर्कल होगा, यूनिक सर्कल। इस कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक ही सर्कल बनेगा ना, आया ना, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इस कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक ही तरह का सर्कल बना सकते हैं। तो उसी सर्कल की मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी। उसी सर्कल की मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एस डैश। इस एस डैश की मुझे इक्वेशन निकालनी। तो बताओ एस डैश की इक्वेशन अज्यूम क्या करोगे, बोलो। इस जो सर्कल मुझे निकालना उसकी इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। एफ दिया हुआ, एल दिया हुआ, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन हम क्या अज्यूम करते हैं। आवाज आ रही है कि क्या मौन करते हैं? बाकी जनता के मतलब क्या, दो कॉन्सेप्ट सिखा है, दो क्वेश्चन अभी करा दिया और फिर भी चुप बैठे हो। एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। बताओ क्या होती है, वापस बोलो, सब लोग बोलो क्या होती है। एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है। हाँ, तो ये एस डैश की इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे, एस प्लस लेमडा एल, है ना, क्योंकि वो इस लाइन और इस सर्कल से पास होता है। बस अब लेमडा निकालना है। तो एस डैश की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस लेमडा एल, एल मतलब वाई माइनस 2x। तो ये मेरा जो रेड वाला सर्कल है, इसकी इक्वेशन मैंने अज्यूम कर ली। अब ये लेमडा निकालने के लिए बताओ क्या कंडीशन होगी। सर लाइन और सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, उससे भी आसान और सोचो, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। ये इस रेड वाले सर्कल की इक्वेशन मैंने निकाल ली है। इस रेड वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये एस की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का टर्म के साथ क्या क्या आएगा, माइनस का 10 माइनस का 2 लेमडा टाइम्स एक्स, वाई के साथ आएगा लेमडा वाई, कांस्टेंट नहीं है, इक्वल टू 0। मतलब ये इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी एस की मैंने, इक्वल टू 0 में सिंगल।
अब बताओ कि मैं क्या कंडीशन, अच्छा अब ये दो, एक कंडीशन तो मैंने अप्लाई करी नहीं, ये डायमीटर है, इसका यूज कैसे करूं? ये रेड वाले सर्कल का ये लाइन डायमीटर है, रेड वाले सर्कल के लिए ये जो लाइन है ये डायमीटर है, तो कैसे यूज करें इसका? डायमीटर है तो क्या होगा बताओ, लैम्डा निकालने के लिए कैसे यूज करोगे? अगर ये जो ब्लू वाली लाइन है रेड वाले सर्कल की डायमीटर है, एल इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी एच डैश है, बार बार एस यूज हो रहा है, एस डैश, इसका एस डैश नाम दिया था ना आपने, एल इज डायमीटर ऑफ सर्कल एस डैश। तो लैम्डा निकालने के लिए इस डायमीटर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें? सर जो इक्वेशन दे रखी है उससे सेंटर का कोई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वेरिएबल के टर्म में, और जो एस डैश निकाला है वहां से सेंटर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये जो सर्कल है अगर ये इसका डायमीटर है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ एस डैश, ये जो सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर ही तो लाई करेगा, है ना? यस सर। क्योंकि अगर बोला कि रेड वाले की जो डायमीटर है वो ब्लू लाइन है, तो रेड वाले सर्कल का सेंटर ब्लू लाइन पे ही लाई करेगा, तो रेड वाले सर्कल को जो सेंटर है वो ब्लू लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करता, विल सेटिस्फाई लाइन एल, वहीं से आपका क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइन एल की इक्वेशन क्या है? y माइनस 2x इक्वल टू 0। अभी सेंटर रेड वाले का सेंटर इस पे लाई करेगा, तो बताओ ये अगर ये रेड वाले सर्कल की इक्वेशन अगर ये है तो इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी आता है ना, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस टाइम्स, है ना? ये आएगा कि नहीं आएगा? जी की वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करके माइनस का साइन, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर कितना आ जाएगा? ये लैम्डा है, तो इसको 2 से डिवाइड करके माइनस साइन, तो माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको घर जाके एक बार और रिपीट करना, शांति से देखना कि मेरा सर्कल एक कॉर्ड और एक लाइन से पास कर रहा, तो उसकी इक्वेशन लिखी मैंने एस प्लस लैम्डा एल। अब वो कॉर्ड मेरे सर्कल की डायमीटर थी, तो मेरे सर्कल जो मुझे सर्कल निकालना, उसका सेंटर उस कॉर्ड को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेंटर अगर डायमीटर मतलब डायमीटर पे तो लाई करता ही है, तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? सेंटर, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट मैंने इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दिया, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी फैमिली ऑफ सर्कल सीखने से क्या होता है? अननोन कम हो जाता है। अब ये बिना फैमिली ऑफ सर्कल के भी हो सकता है, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल का फायदा क्या है? यहाँ पे अननोन, नंबर ऑफ अननोन कम हो जाता है, लैम्डा एक ही अननोन है, बस उसको निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा था कि दो सर्कल से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एस प्लस लैम्डा एच डैश इक्वल टू 0। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्या ये हो जाएगा? पढ़ो ध्यान से। यस सर। ये बना एस, यस सर। एस सर्कल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। दूसरा सर्कल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो मेरा सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, तो बताओ मेरे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एस प्लस लैम्डा टाइम एस डैश। एस डैश, वेरी गुड, एस प्लस लैम्डा टाइम्स एच डैश। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या बोला गया कि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो यहां से जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा? लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। यस सर। तो कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई, क्योंकि सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो यहां से एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन में रख दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। यस है सर। ना? देखो मैं यही बोल रहा था बार बार, फैमिली ऑफ सर्कल लिखोगे, लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में देंगे, वहां से लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू वापस वहीं पुटअप करोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, फिर जो भी पूछे निकाल लेना। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेना घर पे आप। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल कंप्लीट हो गया है। इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट और लाइन है, तो उस पॉइंट को पॉइंट सर्कल मानते हुए आप फैमिली ऑफ सर्कल लिख देना। पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0, सेंटर x1, y1। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसके फॉर्मूले आपको याद रखना है। कॉर्ड कौन कौन सी याद रखनी? पहली चीज, पहली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनती है जल्दी से बताओ, एनीवन क्या बताया था?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनाई जाती है? जैसे मान लो ये सर्कल है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनेंगे इसमें? सर 2 पॉइंट को टच Chord of- करिए। सर p इक्वल टू 0 करके। नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनती कैसे, डायग्राम में कैसे आती है? सर कोई एक बाहर पॉइंट होगा, उस पॉइंट से दो कॉर्ड आएंगी, उन दोनों को जहाँ पे मिलाएगी। एक्सटर्नल पॉइंट तो होगा, एक पॉइंट एक्सटर्नल जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या अज्यूम करना है, x1, y1, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे सारे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ है ना? ठीक है, वो दोनों टेंजेंट जहां पे टच करेगी, उन टचिंग पॉइंट से जो कॉर्ड पास होती है, उसी कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। आ रही बात समझ में? एक्सटर्नल पॉइंट P, उसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये, इसके रेस्पेक्ट में। तो एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ होगी, तो टेंजेंट जहां पे भी टच करेगी सर्कल पे, वहां से जो कॉर्ड पास होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। वो क्या होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल टू t बराबर है s1। नहीं, T इक्वल टू 0। रट के बैठ लेना, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, सर्कल के फॉर्मूला शीट बना लेना 1 या 2 पेज के, और अपने रूम में चिपका के डेली पढ़ो। इस चैप्टर में फॉर्मूला याद होंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फॉर्मूले भी बहुत गिने चुने। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन छाप लो दिमाग में, क्या होगी? T इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0। टी निकालने का तरीका ऑलरेडी अभी सिखाया था। टी कैसे निकालते हैं? सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स प्लस x1। एक मिनट ना, ठीक है। एक्चुअली मेरी आईज कुछ दिनों से, आपकी क्लासेस जो डिले होती थी ना बीच में भी, आप हेलो, तो मेरी आईज में थोड़ा इश्यू आ रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा ब्राइटनेस के कारण। और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी? एज इट इज। क्लियर हो रही बात समझ में आपको? हेलो, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों देखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालने का, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होती क्या, ये भी आपको समझना अच्छे से। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट जहां पे टच कर रही है, उससे जो कॉर्ड बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? T इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला दिमाग में छपना चाहिए। और T इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? क्लियर है? तो ये पहली कोड जो याद रखनी है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कोड है, हाँ बोलो, कुछ डाउट है इसमें? सर ये t इज इक्वल टू 0 तो मतलब वैसे भी होता ही है ना, मतलब 0 का मतलब क्या है इसके अंदर, कि कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं हम? नहीं, 0 का मतलब है वो इक्वेशन कंप्लीट कर रहे हैं अपन। कोई भी कर्व की इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखते हैं ना अपन। यस सर। बस वो है 0 का मतलब। जैसे मान लो ये T एक लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, है ना? यस T क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो T इक्वल टू 0 मतलब एक लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वल टू 0, उसको अपन इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको देखो दो चीज समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत सी बार कंफ्यूजन होता था। एक सर्कल है, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ से कितनी टेंजेंट पास होगी बताओ? ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो कितनी टेंजेंट बना सकता हूं? सब लोग बताओ, कोई भी। सर इनफिनाइट बना सकते हो। इनफाइनाइट की एक? सर एक ही होगी। हाँ, एक पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट ही पास करती है, हाँ है ना? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पॉइंट है, मान लो x1, y1। चलिए काम करते, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। टेंजेंट हट गया है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लो 5, 4 फॉर एग्जांपल। सर्कल की इक्वेशन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब देखो, अब ये कर्व चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई भी प्रकार का कर्व हो, अगर उस कर्व के ऊपर पॉइंट पता है और उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या का फॉर्मूला क्या होगा? T इक्वल टू 0।
फॉर्मूला अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, टी इक्वल टू 0, मतलब आप टी निकालो इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो। अब टी कैसे निकालोगे बताओ, अभी सिखाया था। सर x x1 स्क्वायर की जगह बताओ क्या आ जाएगा, ये आपका x1 y1 है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5x 5x, y की जगह y स्क्वायर की जगह 4y 4y, 2x की जगह जल्दी बोलो x plus 5/2 5/2, y की जगह y plus 4/2 सबको समझ में आ रहा है, y प्लस y1 और कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। ये आपके आ गया t और इसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो तो ये पूरी इक्वेशन किसकी ये हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये Yes, sir. यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या t इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला t इक्वल टू 0 कब है, जो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 0। और दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, वहां से दो कॉर्ड बनाते हैं और वहां दो टेंजेंट बनाते हैं और वहां से ये जो कॉर्ड पास हो रही है इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 0। इसका भी फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 0, लेकिन इस बार पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आ रही बात समझ में, और दोनों का फॉर्मूला क्या सेम है, तरीका निकालने का भी वही है, t इक्वल टू 0 निकालने का तरीका। आ रही बात समझ में, एक जगह कॉर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड, पहले में इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड दिया है आपने, दूसरे में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हाँ हाँ ठीक है, अब पूरी बात कंप्लीट हो दो। तो यहाँ पे आपको ये भी समझा रहा था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने टाइम पॉइंट सर्कल के बाहर होगा और वो जो पॉइंट होगा उसी को आप दोगे x1, y1 9, और उसका फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा और उसी का फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, यस सर। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉर्ड होती है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, या फिर इक्वेशन ऑफ, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला आपको सेकेंड वाला भी बहुत अच्छे से याद रखना है, दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2 या 3। अब इस बार क्या देंगे, जो पॉइंट P है वो कहां पे लाई करेगा, देखो ध्यान से, एक सर्कल की इक्वेशन आपको दे देंगे हर बार की तरह। सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है, s इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है। एक कॉर्ड दे देंगे, कोई भी कॉर्ड है मान लो ये, ठीक है। उस कॉर्ड का आपको देंगे मिड, इस बार जो पॉइंट P है जो कंसीडर करना वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट P है जो हर बार P होता है, एक बार या तो सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, और इस बार वो कहां पे, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे। तो इस मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस कॉर्ड की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड क्या आ जाएगा, इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड। कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, t इक्वल टू s1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब s1 तो आपको पता है ये कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, और t कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। इस कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, t इक्वल टू s1। इस कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, t इक्वल टू s1। आ रही बात समझ में, बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं, नहीं आ रही है तो फिर भी पूछ लेना वापस से। तो देखो दो फॉर्मूले याद करने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला t इक्वल टू 0। इस बार पॉइंट x1 y1 कौन सा होगा, सर्कल के बाहर वाला जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, t इक्वल टू 0। कॉर्ड विद मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल टू s1। जहां पे इस बार पॉइंट कौन सा है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट, उस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो है आपका x1 y1। और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर पता है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट मुझे पता है, उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट मुझे पता है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू s1। और एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है या फिर किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस अगर वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो सर्कल उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का भी फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 0। बेसिकली फॉर्मूला t इक्वल टू 0 यहीं से क्रिएट हुआ। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो बताओ फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, t इक्वल टू T is t equal is to 0. equal to 0। t इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाते कैसे, एक्सटर्नल पॉइंट P जो कि मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट है x1 y1 जिसमें फॉर्मूला रिप्लेस करना है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहां से जो कॉर्ड पास करेगी उसी कॉर्ड को नाम क्या दिया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, शॉर्ट में COC लिख रहा हूं। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0। t कैसे निकालते सबको आता है ना, Yes, sir. ओके। और सेकेंड कॉर्ड विद मिड पॉइंट,
इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? T is equal to S1. T इक्वल टू S1। और इस बार आपको ये जो पॉइंट P होगा ये कहाँ पे देंगे? ये उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। उस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। चमक रही बात? यस सर। ओके। सर एक बार S1 बता देना। S1 मतलब वही उस सर्कल में वो पॉइंट रख दोगे तो S1 आ जाएगा। उस सर्कल में वो पॉइंट रख देंगे तो आज की स्टार्टिंग लेक्चर में वही देखा तुमने। देखो देखो, अगर s है, x कर की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, और जो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं x1, y1, वो पॉइंट पूरा के पूरा सर्कल में अगर मैं रख दूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? S1। उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? S1। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल की ये थी, उसमें x की जगह x1, y की जगह y1 रख दूंगा तो S1 आ जाएगा। उस पूरे कर्व में जहां जहां भी x है उसकी जगह x1 रख देना, जहां जहां भी y उसकी जगह y1 रख देना, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम नोटेशन करेंगे S1 से। और t निकालने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह कर्व की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह x1 रिप्लेस कर देना, y स्क्वायर की जगह ये और ये सब। ठीक है? यस सर। ओके, कहां पे आ गए थे हम? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ लिया हमने। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू S1। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा नहीं, अगेन आपको समझना पड़ेगा पूछना क्या तेरा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सर्कल। अच्छा, आप लोगों ने खाना खा लिया कि बाकी है? सर अभी नहीं खाया। सर अभी नहीं। कितने बजे खाते हो जनरली सब लोग, आप लोग? और घर पे खाना कितने बजे बन जाता है? कब खाते हो? सर 10 बजे तक। इतना लेट? सर 9:30। अरे बाप रे। ठीक है, देखो कोशिश करा करो, खाना है ना 6-7 बजे खा लो तो बहुत बढ़िया। तुम्हारा डाइट भी सही रहेगा और नींद भी जल्दी आ जाएगी और टाइम से पढ़ भी पाओगे। ठीक है? ज्यादा लेट नाइट मत खाना, कोशिश करना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Okay. Our tangents are drawn on the circle this at the point where the line intersect this। इसका मतलब क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करिए कहां पे? किन पॉइंट पे? जहां पे ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये बोल रहे हैं, है ना? Yes, ये एक sir. लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पे ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वहां पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? टेंजेंट। है ना? यही बोला है। यस। तो दोनों टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट Sir. कर रही है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो इसको सीख लो। उस कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम कर लें? x1 y1 अज्यूम कर लें, है ना? अरे बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये रेड की इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है। क्या आप भी रेड की इक्वेशन खुद से निकाल सकते हो कि ये जो रेड लाइन है इसकी इक्वेशन, ये कौन सी लाइन है? क्या इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोला जा सकता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ। क्या इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं खुद से? कैसे निकालेंगे? सर t इज इक्वल टू 0 करके। वेरी गुड, t इक्वल टू 0। T is equal to 0 वेरी कर। नाइस। कर्व की इक्वेशन मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। मतलब बेसिकली कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, है ना? ये कर्व की इक्वेशन हो जाएगी मेरी। तो इस t की इक्वेशन मतलब क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? एक्स x1, है ना? वाई स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? वाई y1, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। तो ये t इक्वल टू 0, ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है। क्या मैंने सही लिखी है? यस है ना? Yes, अब देखो ये इस रेड लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल ली है और एक रेड लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में भी ऑलरेडी गिवन है। अब बताओ x1 y1 कैसे निकालें? सर कंपेयर करके। कंपेयर करने, दोनों तो सेम ही है ना। ये जो क्वेश्चन में गिवन है और ये जो मैंने निकाली, दोनों सेम ही तो लाइन है। सर अरे बोलो। दो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का याद है? दो लाइन, जो दो कोइंसाइडिंग लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, एक के ऊपर एक लाई करे। अरे बोलो। यस सर। तो उसमें कंडीशन क्या होती थी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना? यस ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन निकाली और वो जो मेरी क्वेश्चन में लाइन, वो दोनों तो एक ही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है। तो इनकी कंडीशन क्या होगी? जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा x प्लस 2y माइनस 4, ये दूसरी लाइन हो गई। तो दिस बोथ आर व्हाट? कोइंसाइडिंग लाइन।
है ना, दोनों सेम ही तो लाइन है। और इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, x1/1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू y1/2 इक्वल टू -8/-4। यहाँ से x1 और y1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। Yes, अदरवाइज sir. इसके अलावा अगर इसको सॉल्व करते, दूसरा तरीका क्या था, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालना पड़ती, दोनों लाइन को साथ में सॉल्व करते, वो बहुत लेंथी जाता। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का, तो इससे क्वेश्चन में जल्दी हो जाएगा, है ना। यस सर। अच्छा, एक बार घर पे ट्राई कर लेना इसको। अगेन एक और क्वेश्चन क्या बोला, टेंजेंट से ड्रॉ। अच्छा रुको, मैं एक चीज में बताना भूल गया, ये तो अपन ने सीख लिया था, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट अपन से। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक सेकंड, कहीं जगह है क्या, ठीक है, यही बता देता हूँ मैं, कॉमन कॉर्ड वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है, इस बार आपको दो सर्कल देंगे। क्या, कितने सर्कल देंगे, दो। जैसे मान लो एक सर्कल ये रहा और एक और सर्कल की इक्वेशन देंगे। अब वो सर्कल या तो हो सकता है इसको इंटरसेक्ट करके चला जाए, या फिर दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करे, टच करके चला जाए। ठीक है, तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो कॉर्ड है, वो ऐसी कॉर्ड होगी जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड होगी, है ना। यस सर। ठीक है, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली जो कॉर्ड होगी, वो रेड वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और ब्लू वाले सर्कल की भी कॉर्ड है ना। अरे यार, आ रही बात समझ में कि नहीं, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, ये जो व्हाइट वाली कॉर्ड है, ये येलो वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और रेड वाले सर्कल की कॉर्ड है, और इस कॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं, कॉमन कॉर्ड। कॉमन मतलब दोनों सर्कल के लिए कॉमन। इस रेड ब्लू वाली कॉर्ड का नाम, सॉरी व्हाइट वाली कॉर्ड का नाम क्या है, कॉमन कॉर्ड। और इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट वाला सर्कल, येलो वाला सर्कल, इसकी इक्वेशन है s=0। रेड वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन है मान लो s'=0। तो जो कॉमन कॉर्ड है उसको निकालना बहुत आसान होता है। उसकी इक्वेशन हो जाएगी, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना, s - s'=0। दोनों सर्कल को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। कॉमन कॉर्ड क्या है, दोनों कॉर्ड के जो कॉमन कॉर्ड है वो कॉमन कॉर्ड होती है। ठीक है, अब वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि x² y² का टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। बोलो, यस सर। x² y² का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो x y में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। वो लीनियर इक्वेशन ही आपकी कॉमन कॉर्ड की क्या इक्वेशन, s - s'=0। अब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपनाया जा सकता है। अगर मान लो टच करे, तो टच करेंगे तो जो कॉर्ड होगी बेसिकली वही टेंजेंट होगी, तो उस कॉर्ड को हम क्या नाम दे देंगे, कॉमन टेंजेंट, है ना। अगर टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट। और इसकी भी इक्वेशन का फॉर्मूला वही होगा, s - s'=0। आ रही बात समझ में। यस सर। ओके, तो आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की बताओ फॉर्मूला क्या है, s - s'=0। कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला आ जाएगा -s'=0। दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट रटने, आप याद रख लोगे ना। यस सर। ठीक, चलो ये क्वेश्चन में आप घर पे ट्राई कर लेना। अब कुछ बचा नहीं है, थोड़े बहुत बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका फॉर्मूला याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट फटाफट देख लो। दो सर्कल मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर, मान लो इस सर्कल, इस वाले की टेंजेंट ये हो गई, इस वाले की टेंजेंट ये हो गई, और दोनों टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों सर्कल को क्या बोलूंगा मैं, ऑर्थोगोनल सर्कल बोलूंगा। और ऑर्थोगोनल सर्कल की बस अब कंडीशन याद रखना। अगर मान लो पहला सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, पहला सर्कल है मान लो। और दूसरा सर्कल की इक्वेशन है मान लो x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको पता है। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल आपको बहुत बार वर्ड यूज हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। दो कर्व ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो का मतलब देखो, कभी भी वर्ड ऑर्थोगोनल यूज हो ये चमक जाना चाहिए क्या, कि दो कर्व ऑर्थोगोनल है। मतलब अगर मान लो ये एक कर्व है, दूसरा कर्व मान लो ये वाला है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसकी टेंजेंट मान लो ये रही, येलो वाले की टेंजेंट मान लो ये रही, तो दोनों की टेंजेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है,
तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कर्व, ये सेकंड वाला कर्व, अगर ये दोनों कर्व सर्कल के केस में अगर ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या है कि ऑर्थोगोनलिटी की ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन होती है। अगर याद रख सको तो याद रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके पहले वाला तो याद रख लेना है, ये एक्स्ट्रा में है बस कि 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन कब है, जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर है? यस सर। आपके सिलेबस में इतना ही था, और एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हल्का हल्का बढ़ा दिया इन केस कभी आपका क्वेश्चन से बन के आ जाए। ठीक है, आप तो इस लेक्चर को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना। आज के लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। सर्कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेना, इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूले की लिस्ट बना के दोनों लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लेना। DPP1 और DPP2 दोनों सॉल्व कर लेना। दोनों DPP का प्रॉपर हो जाती है, जिनको लगता है और प्रैक्टिस चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। तो आपके एंड से भी चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखो, सर्कल कंप्लीट हो चुका है। सर्कल का एक क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर अपने पक्के हैं। ठीक है, इसके पहले भी जो चैप्टर हुए हैं उनको भी अब अच्छे से रिवाइज करते जाओ। जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके, जिनकी रिकॉर्डिंग आपके JEE 2.0 शीट में अवेलेबल है, वेक्टर, 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, जो भी हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग, नोट्स, DPP वगैरह अवेलेबल है, तो उनको भी प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाओ। जो भी चैप्टर अभी कवर होने वाले हैं आपके आगे भी, वो सारे हाई वेटेज चैप्टर ही। इतना भी अगर आपने कर लिया, आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप कर सकते हो अगर इतने क्वेश्चन भी अगर आपने घर पे अटेम्प्ट कर लिए। क्लियर सबको? यस सर। अच्छा, और कोई दिक्कत आ रही हो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बताओ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।